नमस्कार, हमारे YouTube चैनल व्योम के पार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किताबों से बातें, इसके अंतर्गत किताब पर चर्चा, पुस्तक चर्चा। और आज की जिस पुस्तक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो पुस्तक है प्रवासी पंछी। सुजाता शिवेन की ये पुस्तक है प्रवासी पंछी, और इस पुस्तक को प्रकाशित किया है सर्व भाषा ट्रस्ट दिल्ली ने। ये 2023 में इसका पहला संस्करण आया है। सुजाता शिवेन ये मूलतः उड़िया भाषी हैं और यहाँ दिल्ली एनसीआर में रहती हैं। उड़ीसा की रहने वाली और हिंदी में विशेषज्ञ, यानी हिंदी और उड़िया दोनों भाषाओं में इनकी विशेषज्ञता है। ये उड़िया की बहुत ही विश्वसनीय अनुवादक के रूप में जानी जाती हैं। इन्होंने नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए अनुवाद कार्य किया है और 25 से अधिक इनकी पुस्तकें प्रकाशित हैं। ये पुस्तक जो प्रवासी पंछी है ये बेसिकली हाइकू कविताओं की कविता है। इसमें हाइकू कविताएं हैं। 94 पृष्ठ की ये पुस्तक है और इसका मूल्य है 200 रुपये। इसमें इनकी हाइकू कविताएं हैं, यानी हिंदी हाइकू कविताओं का ये संग्रह है। तो इस कविता में जो हाइकू, इस पुस्तक में जो हाइकू हैं वो उनके लंबे समय के लिखे हुए हाइकू हैं। काफ़ी समय से आप हाइकू कविताएं लिखती रही हैं और हिंदी हाइकू कोश, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइकू कोश है, इसमें 1075 हाइकूकार हैं, देश विदेश के सभी शामिल हैं और इनके लगभग 6500 हाइकू कविताएं इस कोश में शामिल हैं। तो इसमें इनके सुजाता शिवेन के 26 हाइकू शामिल हुए हैं। हाइकू जापानी कविता है, यानी जापानी मूल की कविता है और हिंदी में हाइकू बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं। बहुत सारे हाइकू संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। हाइकू 17 अक्षर और 3 पंक्तियों में लिखी जाने वाली कविता है। इसमें जो 3 पंक्तियां हैं उसकी पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी में 7 अक्षर और तीसरी में 5 अक्षर, ये कुल मिलाकर 17 अक्षर होते हैं और आधे अक्षर को नहीं गिना जाता है। जैसे वक्त, तो इसमें 2 अक्षर माने जाएंगे। और हाइकू में केवल अक्षरों की गणना या 3 पंक्तियां या 17 अक्षर तक ही नहीं, बल्कि इन 17 अक्षर में जो 3 पंक्तियां हैं वो भी स्वतंत्र होनी चाहिए। ऐसा न हो कि एक ही पंक्ति को तोड़ करके 3 भागों में बांट दिया जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते। और हाइकू में कविता का होना बहुत अनिवार्य है, यानी कविता नहीं है तो आपने 3 पंक्तियों में 17 अक्षर में कुछ लिख ही दिया तो वो हाइकू नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हाइकू में देखी जाती हैं और यही कारण है कि हाइकू को माना जाता है कि हाइकू एक सरल कविता नहीं है, बल्कि हाइकू लिखना एक कठिन कार्य है। यानी ऐसा कुछ 17 अक्षर में लिखें जो कि प्रभावित करे और जिसमें कविता हो। तो हाइकू बहुत सारे तरह के लिखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ हाइकू ऐसे होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं। इस पुस्तक में जो हाइकू संग्रह है प्रवासी पंछी, इसमें भी कुछ अच्छे हाइकू हैं, कुछ सामान्य हाइकू हैं, लेकिन अधिकांश इसमें अच्छे हाइकू हैं। इसमें से कुछ हाइकू मैं यहाँ उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करूँगा। एक इनका हाइकू है कि गठरी बांध धूप उठ के चली आया बादल। यानी धूप का मानवीकरण, और धूप जब चलती है यानी निकल जाती है, गायब हो जाती है,
तो उसके लिए कहा है कि गठरी बांध करके धूप निकल रही। कब? आया बादल। अब दोनों का सामंजस्य है, जब बादल आता है तो धूप चली जाती है। तो ये एक हाइकू इनका जो बादलों का और धूप का मानवीकरण करते हुए है कि गठरी बांध धूप उठ के चली, आया बादल। एक और हाइकू देखें इनका कि खेलते पत्ते खेलते धूप छांव का खेल दरख्त तले। जब थोड़ी सी हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, पत्तों के बीच से जो थोड़ी सी धूप की जो चंदियाँ आती हैं तो वो जमीन पर पड़ती हैं और ऐसा लगता है कि धूप छांव का खेल हो रहा है। पत्ते हिलते हैं तो जहाँ धूप है वहाँ कभी छांव हो जाती है, छांव वहाँ धूप हो जाती है। तो ये धूप छांव का खेल, और ये दरख्त तले होता है क्योंकि पेड़ के नीचे ही इस तरह का खेल होता है। ऐसा लगता है कि बच्चों की तरह पत्ते भी ये धूप छांव का खेल खेल रहे हैं। तो एक प्रकार से ये प्रकृति का चित्रण है, यानी पेड़ पौधे, पेड़ के पास में जिस तरह का दृश्य देखा रचनाकार ने वो उसे लिख दिया। एक और प्रकृति से ही जुड़ा हाइकू अमलतास का। जब फूलता है, अमलतास का पेड़ देखा होगा, अमलतास जब फूलता है तो ऐसा लगता है उसके जो पीले पीले झुमके नुमा जो गुच्छे होते हैं वो बहुत प्रभावित करते हैं। और कभी कभी लगता है कि ये वृक्ष ने पीली ओढ़नी ओढ़ ली हो। इसी दृश्य को रेखांकित किया है इस हाइकू में कि अमलतास हवा में लहराई पीली ओढ़नी। यानी इस हाइकू के माध्यम से अमलतास का एक चित्र सा खींच दिया कि हवा में मानो पीली ओढ़नी लहरा रही हो। कांस के फूल देखे होंगे, कांस एक लंबी घास होती है जो प्रायः नदियों के किनारे या जो तराई का क्षेत्र होता है वहाँ ये बहुत होता है। और जहाँ कांस होता है वहाँ उन खेतों में और फसलें प्रायः नहीं होती हैं। लेकिन कांस जब फूलता है तो उसके जो सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं वो बड़े सुहावने लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और उन कांस की फुनगियों पर ओस की बूंदों को देख करके जो दृश्य रचनाकार ने देखा उसे उसने इस हाइकू में लिखा कि कांस के फूल फुनगी पर डोले ओस की बूंद। यानी कांस के फूलों की फुनगी पर ओस की बूंद को का जो सौंदर्य है उसको इस हाइकू में प्रस्तुत किया गया है। एक और हाइकू देखें कि मन का पाखी थामे साँझ की डोर नीड़ को लौटे। यानी साँझ की डोर को थाम करके नीड़ को लौटते हैं बहुत सारे पक्षी। और उन पक्षियों के माध्यम से जो कहा है कि मन का पाखी, यानी शाम जब होती है तो पक्षी ही घर को नहीं लौटते हैं, मन रूपी पक्षी भी घर को लौटता है, अपने बसेरे के लिए लौटता है, अपने घर की तरफ चल देता है। तो ये हाइकू कई स्तरों पर खुलता भी है। इसको आप मानवीय संवेदना के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो ये हाइकू। और अगला हाइकू है जो जीवन से जुड़ा हुआ है, यानी एक तरह का जो जीवन का रहस्य है उससे भी जुड़ा है, अध्यात्म की ओर संकेत करता है कि व्यक्ति का जो अवस्था है, उम्र है, वो उम्र धीरे धीरे फिसलती रहती है, पता नहीं चलता। और जब फिसल जाती है तब उसको समझ में आता है कि हाँ, लेकिन वैसे मालूम नहीं पड़ती। तो जीवन रेत, यानी जीवन रूपी रेत, जीवन रेत बंद मुट्ठी से भी फिसले रीते। यानी जिस तरह से रेत को बंद मुट्ठी में को कस करके पकड़ लो और जो रेत है वो धीरे धीरे फिर भी फिसल जाता है, ऐसे ही उम्र को भी कितना भी बांधो लेकिन वो धीरे धीरे फिसल ही जाती है, निकल ही जाती है और एक प्रकार से रीत जाती है। जैसे मुट्ठी का रेत
रीत जाता, मुट्ठी खाली हो जाती, रीत ना माने खाली हो जाती है, उसी तरह से उम्र की जो रेत है वह भी धीरे धीरे फिसल जाती, निकल जाती है और व्यक्ति का जीवन जो है पूरा हो जाता है। एक और हाइकू है जो काफी चर्चित भी रहा है, हाइकू कोश में भी ये हाइकू आया है। जो प्रवासी भारतीय हैं जो रोजी रोटी के लिए या अच्छी जीवन जीने के लिए तमाम देशों में जाते आते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देश, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की भाषा है, वो भुलाई नहीं भूलती और कहीं ना कहीं उन्हें प्रेरित करती रहती है कि वो कम से कम अपने देश को, अपनी मिट्टी की महक लेने के लिए कभी न कभी लौटे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। जो प्रवास के लिए चले जाते हैं वो धीरे धीरे अपने मिट्टी से, अपनी भूमि से कटते जाते हैं और शायद वो फिर बहुत कम ही अपवाद हो सकते हैं, नहीं तो लोग नहीं लौटते हैं, वहीं पे वहीं रह जाते हैं। तो एक लेकिन मन में तो रहता ही है। तो एक हाइकू इस पुस्तक में है कि प्रवासी पंछी हम इस धरा के लौट जाएंगे। और ये केवल प्रवासी भारतीयों से, प्रवासियों से नहीं, प्रवासियों के माध्यम से जो जीवन दर्शन की बात कही है वो इस हाइकू के माध्यम से है। और इसमें बहुत बड़ी जो आध्यात्मिक बात है, जो दूसरा अर्थ निकलता है, वो गहरा अर्थ है कि हम इस पृथ्वी के, इस धरती के, इस धरा के प्रवासी पंछी हैं। हम कहीं और, हमारा मूल स्थान कहीं और है जहाँ से हम आए हैं। ये तो हमारा प्रवास काल है। इस धरा पर हम प्रवासी बन करके आए हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि हम यहाँ से लौट जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत श्रेष्ठ हाइकू है। अगला हाइकू है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और समाज की जो विडंबनाएं हैं, स्वार्थीपन है, जो लोगों की जिस तरह से आदतें हैं, उस पर ये संकेत करता है कि आंसू पोंछने तैयार मिले लोग निज शर्तों पे। आंसू पोंछना यानी आप में, आपके दुख में, आपकी कठिनाइयों में, आपके कष्टों में सहायता देने के लिए बहुत सारे लोग आगे आते हैं, आगे आए, मिले, लेकिन निज शर्तों पे। उनके साथ सहायता करना चाहते थे, उनके साथ कोई न कोई शर्तें जुड़ी थीं, कुछ स्पष्ट थीं तो कुछ छुपी हुई शर्तें थीं। यानी कहीं न कहीं स्वार्थ सबके साथ जुड़ा हुआ था। जो लोग सहायता करना चाहते थे, जो कष्ट दूर करने के लिए, यानी कष्टों के समय जो राह में आकर के खड़े हुए, वो कहीं ना कहीं स्वार्थ उनके पीछे, सबके पीछे लगा था। सबकी अपनी अपनी कुछ शर्तें थीं, कुछ स्वार्थ पूरे होने थे। तो इस तरह के लोग मिले। तो ये भी एक महत्वपूर्ण हाइकू सुजाता जी का है इस पुस्तक में। एक और हाइकू देखें, उम्र बढ़ती तह जमाती यादें पीछे लौट आती। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे यादों का जो जखीरा है, यादों की जो गठरी है, भारी होती जाती है। तह जमाती यादें यानी तह पर तह, परत पर परत यादें जमाती रहती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी यादों की जो तह है, यादों की जो गठरी है, वो भी भारी होती जाती है। यानी उतनी यादें और जुड़ती जाती हैं और पीछे लौट आती। और जब उम्र बढ़ जाती है तो उन यादों के सहारे, उन यादों को याद करके हम पीछे के जीवन में, अपने युवावस्था के जीवन में, बचपन तक पहुंच करके, यानी पीछे पलट करके उन यादों के सहारे देखते हैं कि कैसा हमारा पहले का समय था। और इस प्रकार इस पुस्तक में जो हाइकू हैं वो आपको प्रभावित करेंगे, आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि सुजाता शिवेन के पास हिंदी और उड़िया दोनों भाषाओं का
बहुत अच्छा अनुभव है। दोनों की वो अनुवाद करती हैं और अनुवाद करते समय अनुवादक के लिए ये एक विशेष लाभ होता है कि उसे दोनों भाषाओं की जिसकी अनुवाद करते हैं उसकी उन रचनाओं को, चाहे वो कहानियाँ हों या कविताएं हों, उपन्यास हों या और कुछ हो, उनको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। और इस पढ़ते पढ़ते जो अतिरिक्त लाभ मिलता है वो ये मिलता है कि बहुत सारे अनुभव जो तमाम लेखकों के, बड़े लेखकों के होते हैं, वह उन अनुभवों से भी हमें बहुत सारा लाभ मिलता है। तो ये सुजाता जी के पास एक अतिरिक्त योग्यता है। और इस पुस्तक में जो हाइकू उनके आए हैं, इस हाइकू संग्रह के लिए उन्हें बधाई देते हैं। वो ऐसे ही लिखती रहें। और इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। और फिर हम जल्दी ही मिलते हैं किसी दूसरी पुस्तक के साथ या दूसरे किसी विषय पर बात करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।